होगा जी, रिकॉर्ड करिए पूरा। अब आपकी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी है। हम कदानिलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोठरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलि विमुक्तलोललोचनोललालभाललग्नकशिवेति मन्त्रमुच्चन् तदा सुखी भवाम्यहम् इदं हिमित्वमेव मुक्तमुत्तमं स्वं पट्नस्मरन् भुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरोसु भक्तिमास्वियाति नान्यथागत मोहनं हि देहिनाशशङ्करस्य चिन्ततम्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका नाम बेटा? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, राधिका, बहुत बहुत अच्छे। और इधर आ जाइए, पीछे आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ। भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ धर्मों का धर्म में बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रटकी बेड़ी बज रही है उठो मो निद्रा त्यागो, पहला शीर चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रट के कंकड़ पहने वो राष्ट्रभक्त की पूजा जगे। एक फोटो यहाँ से ले लो, हम जाए। बहुत अच्छा सुना राधिका, बहुत अच्छा का प्रयास और नई लोगों का भी प्रयास बहुत नहीं काफ़ी लंबा था उसमें जी। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए जी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आपके जो आपका दिए तो वही सुनने के लिए बेकरार है। सब थोड़ा थोड़ा सही कह रहे हैं और उसको व्हाट्सएप से आप भेज देंगे तो हम लोग जो है हाँ दो सब लोग बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए। आइए प्रवीण आओ बैठो। नहीं हम सर हैं पीछे, आप पीछे मत बैठिए, आप आगे बैठिए, यही तो नहीं ठीक लग रहा है। पीछे अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो पीछे ही रहने में आगे आ जाएगी, सब एक साथ बैठिए, हम ले लेते हैं।
साइंस जानते हैं, सबसे बड़ा फेनोमेना है लाइट का और साइंस का कि अगर दो एंटिटीज सेम फ्रिक्वेंसी पे सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ये तो एक दो नहीं, अनंत होता है। और लेकिन उसके लिए आगे पीछे नहीं, 5 साल 10 साल अब उसके बाद 2 मिनट सब देते हैं। मास्टर जी आप श्री राम सुबह साहब मौर्य जी लाइव आप ही बुलाइए। सर वो बैठ गए उस तरह कोई अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं अध्यक्ष और फिर जहाँ भेद कर दिया सब एक साथ पांडे जी वो सब के खिलाफ हैं, हम देख रहे हैं ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चूँकि इस कार्यक्रम में आपके पास बहुत थोड़ा सा समय है तो हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे श्री अरुण कुमार द्विवेदी जी, आपके विषय में 2 शब्द हम बता दें कि आप IFS हैं और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर छत्तीसगढ़ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द विद्यालय के विषय में थोड़ा बच्चों को बताएं। लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। मंच पर आसीन सभी भाई साहब पांडे जी और प्रबुद्धजन प्रिंसिपल साहब और आयोजकगण प्रबंधक गणेश विद्यालय के यहाँ के फैकल्टी शिक्षिकाएँ और प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच में आके बिल्कुल आयुष वो शिव तांडव बच्ची ने सुनाया, मैं सुन के हतप्रभ हूँ। बड़े बड़े लोग इतना कंठस्थ नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत अच्छी याददाश्त रहेगी। और इस मनोरम वातावरण में आपने एक अनूठा बड़ा संकल्प लिया है कि शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ये प्रारंभ है, जिसको कह सकते हैं कि एक बड़े सपने का, सपना क्या तो मैं उसको हकीकत कहूँगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और ये प्रोजेक्ट पूरा सफल हो। और प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप सब लोगों को आशीर्वाद। आप परिचय के मोहताज नहीं, प्रोफेसर DD दूबे, तो आप वाइस चांसलर रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के। और जैसा भी आपने सबके सामने सर ने कहा, पहले हमें डिस्करेज करते रहे कि काम ना करें हमने कहा कि नहीं सर, वह हमने तो निर्णय ले लिया है कि हमें यह काम करना है। डिस्करेज क्या, मैंने रियलिटी से वाकिफ कराते हैं। जी तो ताकि आप कभी ये शिकायत न कर पाए आपने पहले He made his way clear. कि उतनी तैयारी रखना है तुम्हारे, आपके अंदर उतनी एनर्जी और पूरा वह संरक्षक की हमेशा भूमिका निभाते रहे हैं। तो अभी आपकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो हमने कहा कि चूँकि मिश्रा जी आपके पोस्ट हैं, ए बेटा फोको उसको फेंको मत। ठीक से बेटा, तो आपने कहा कि मिश्रा जी पहुंच गए हैं, तो समझ लीजिए हमारी उपस्थिति हो गई है। हमने कहा स्वीकार है, मिश्रा जी कह रहे हैं कि उनके बिना तो हम अभी आधे ही हैं, और जब वो आएंगे तो हम पूरे होंगे, तो डबल कहाँ हो रहे हैं तो मैं सर से अब थोड़ा अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द। प्रिय बच्चों, गुरुजन वृंद और हमारे सभी साथियों, जो अतिथिगण साथी जो हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई यहाँ प्रारंभ कर दिए हैं। आपके जो संस्था जिन्होंने खोला है, प्रवीण जी, उनको क्या कहते हो तुम लोग? नहीं पहचान, इनको नहीं पहचानते सब। अभी उन्हीं को जानते हाँ, तो ये तुम लोगों जैसे छोटे तो नहीं थे, काफ़ी बड़े थे तब मैंने भी इनको पढ़ाया था। अब ये तुम लोगों को पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा है। तुम लोगों को आनंद आता है ना? खूब खेलने कूदने को मिलता है। और ये राधिका जो है इतना ज़्यादा याद कैसे कर गई? हमको तो नहीं कभी इतना याद हो सकता है। कैसे याद की हो बताओ? राधिका बोलो बेटा, कैसे तुमको इतना याद हो? बताया है। अच्छा, अरे वाह, गुड।
मैं तुम्हारे स्मरण क्षमता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ और सोचता हूँ कि इतना याद किया जा सकता है। तो अभी तो तुम एकदम शुरुआत की हो, किस क्लास में हो? फर्स्ट क्लास थर्ड। क्लास थर्ड, अच्छा, अलग अलग क्लासेस में। तो कक्षा 3 में अगर तुम इतना याद कर सकती तो आगे तो बहुत कर सकती, और तुम्हारा देखा देखी तुम्हारे अन्य साथी सभी खूब बढ़िया कर सकते हैं। और हमेशा प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरे को बर्दाश्त करो। ये समझो कि उस फुलवारी को देख रहे हो ना, उसमें कैसे कैसे फूल हैं, पीला है, लाल है और अलग अलग रंग के। अभी तो कम है, जब पूरा बन जाएगी तो बहुत रंग के फूल हो जाएंगे। वैसे ही अलग अलग किस्म के लोगों का समाज बना हुआ है, पूरी सृष्टि बनी है। सबको बर्दाश्त करना सीख, सबके साथ रहना सीख, तो जीवन बहुत आनंददायी। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को, ढेर सारा आशीर्वाद। बड़ा पेपर लेता है, पेपर लेता है, पेपर लेता है। इस कड़ी में डॉक्टर विजय कुमार मौर्य, आप प्रिंसिपल विद्यालय में, आप हमारे क्षेत्र के भी हैं, शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, काफ़ी गाँव के किसान भी हाँ, हमारे गाँव के साथ बड़े किसान हैं, छोटे नहीं बड़े। हम लोग बचपन में देखे हैं ना, बड़े किसान हैं। सर इनके विषय में बता दें, हम लोग जब बचपन में थे, मतलब युवा अवस्था तक, आज के 30 साल पहले आपके परिवार में 125 लोग थे। बहुत बड़ा कुटुंब, मतलब और सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ था। सर जितनी सब्जियां हमारे गांव में, जो सब्जी खेती करते थे, जितनी सब्जियां वह लगाते थे बेचने के लिए, उतनी खेती आपके घर में अकेले केवल परिवार के लिए होती थी, उतने पशु आपके घर अकेले होते थे। अरे हमारे गांव के लोग तो चाय पीने के लिए भी वहीं जाते थे सुबह। इनके पिताजी जो है वास्तविक सरपंच थे। सरपंच थे, हाँ, सही बात। आजीवन सरपंच। हाँ, आजीवन सरपंच रहे, और जब से गठन हुआ जैसा होना चाहिए सरपंच को वैसे। सर्व सेवा ट्रस्ट के संस्थापक माननीय गिरीश पांडे जी, आपके साथ आए हुए माननीय द्विवेदी जी, हम लोगों के अग्रज माननीय डी दुबे जी, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, और इस क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तित्व माननीय त्रिलोकीनाथ मिश्रा जी, प्रेम शंकर मिश्रा जी, प्रवीण जी, प्रिय बच्चों, एकाएक मुझे प्रवीण जी मिले, इस संस्था के संस्थापक। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब इसी हाल में चाहे जैसे भी हो आप विद्यालय परिषद में पहुँचे। मैं अपनी गाड़ी घुमाया और परिषद में आया। इसके पहले भी एक बार परिषद में आया। पहले मैं आए हुए अपने नहीं, ढेला मत देखो बच्चों, पहले आए हुए चोट लग जाए। अपने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि इतने इंटीरियर में आने का आप लोगों ने साहस किया। आप से आने से यूँ लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। श्री बच्चों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ कुटीर संस्थान से, इसलिए समय मिल जाता है। जब मैं आया था एक बार, ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा था, प्रवीण जी मिले बाज़ार में, कहा, डॉक्टर साहब आपने हमारे विद्यालय को देखा नहीं? हम कहा बिल्कुल देखेंगे,
और शायद तीसरे दिन घूमते हुए आ गया आप मेरे परिसर में। मेरी आपसे बात होने लगी तो आपने एक दो बातें मुझसे की। कहा डॉक्टर साहब, किसी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में उसके हेरिडिटी का अहम भूमिका होती है, लेकिन वातावरण की भूमिका कम नहीं होती। जैसा कि वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे XYZ कोई बच्चा किसी परिवार का, किसी जात का, किसी धर्म का दीजिए, मैं ऐसा वातावरण दूंगा कि उस बच्चे को जो कहे आप बना दूंगा। वातावरण दे करके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चोर, बदमाश, जो कहिए बना दूंगा वातावरण देकर। तो आपकी एक ऐसी टीस थी उस समय। इन्होंने बार बार कहा, डॉक्टर साहब एक ऐसा वातावरण दूंगा कि इस छोटी संस्था से हमारे बच्चे जब IAS PCS निकलेंगे तब मैं गर्व का अनुभव करूंगा। इतनी बातें मेरी इनसे हुई थी और उसी दिशा में एक बढ़िया सा वातावरण देने में आप लगे हुए हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बधाई है। इस वातावरण को देने में जहाँ भी मेरे सहयोग की ज़रूरत हो, मैं 24 घंटे तत्पर हूँ आपके साथ लगा रहने के लिए। और जिस दिन ये संस्था समाज में आएगी, लाइफ में आएगी, वैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। हमारी कुटीर संस्थान पूरे यूपी में जाना जाता है, वैसा संस्थान नहीं है। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि सर आप लोग समय निकालिए, कुटीर संस्थान इतने इंटीरियर में, इतने गांव में है कि आपको वहाँ पहुँचने पड़ेगा जहाँ हम किसी संस्था में हैं। और सच तो ये पूछिए कि जैसे ही उस गेट के सामने पहुँचते हैं, आत्मा से निकल आता है कि हम एक सरस्वती विद्या मंदिर में आ गए। तो आपने जिस सरस्वती विद्या मंदिर का आभास कराने का बेड़ा उठाया है, इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्री TN मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी बोल सकें। माननीय पांडे जी, गिरीश पांडे जी और उनके साड़ू भाई श्री द्विवेदी जी, बड़ा अच्छा संबंध है। और हमारे मित्र, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जो है प्राइमरी से लेकर के पढ़ाई किए, लेकिन बाद में अलग अलग होते गए और काफ़ी दूर होते गए। टच रहता था। मैं इस विद्यालय से ज़मीन मतलब उद्घाटन के पहले से ही जुड़ा हूँ। प्रवीण मुझे ला के दिखाया कि चाचा जी देखिए ये जगह है, ये है, तो मुझे लोकेशन बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचा कि जो है भाई ठीक है, कहीं ना कहीं जो धरणीधर कहे थे वो हमारे मन में था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। लेकिन मैं चूँकि मार्केटिंग का आदमी हूँ तो मैं लोगों को एनकरेज बहुत ज़्यादा करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि अपने मेहनत से, अपने पौरुष से, पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ेगा, जो कि एक झलक प्रवीण में मुझे मिली थी। उसी एक आधार पर मैंने कहा था कि ठीक है चलो शुरू करो, देखा जाएगा आगे अच्छा ही होगा। और आज ये देख कर के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जो चुप रहा था वो अच्छा ही किया था। प्रवीण हमको लगता है ये साबित करने में लगा हुआ है कि जो है मैं अपने जो है संकल्प में जो है आगे बढ़ता रहूँगा, चाहे वट एवर इट में भी, कुछ भी आए इस रास्ते में उसे मैं झेलते रहूँगा। ये अच्छी बात है। बाकी आज के माध्यम से प्रवीण को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे अच्छे 2 मित्र ऐड कर दिए। बिकॉज आई बिलीव इन एडिंग फ्रेंड्स एंड गुड फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि जो है सभी फ्रेंड हो जाएं, अच्छे फ्रेंड्स को ऐड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण को भी। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है इस स्थिति में हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, जो कि मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। हम लोग उस समय पढ़ते थे तो शायद पढ़ाई का उतना महत्व भी नहीं मालूम था। गांव में थे, कभी गोबर फेंकना पड़ जाता था, कभी जो है गाय अलगाना पड़ जाता था। और याददाश्त भी, पढ़ाई भी उतनी अच्छी हम लोग स्वयं नहीं करते थे जितना अभी आज बच्चे कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि भाई अगर हम उस कमज़ोर कड़ी को लेकर के इतने आगे बढ़ गए हैं तो इनका भविष्य मुझे और भी उज्जवल दिखता है कि ये बहुत आगे और भी जाएंगे। और मैं यही कामना करता हूँ कि बच्चे सभी आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। और मैं श्री गिरीश नारायण पांडे जी, जो प्रिंसिपल जी, बस वही सुनने के लिए बैठे हैं। अभी सर अभी आपसे निवेदन है कि आप
बस जी भाई दीदी दुबे साहब, विजय मिश्रा जी, अरुण जी, प्रवीण जी, विजय मौर्य साहब और त्रिलोकीनाथ मिश्रा जी, प्यारे बच्चों, प्यारे टीचर्स और शुक्ला जी जो और मित्र लोग हैं जो फोटो या और टीचर्स का विशेष धन्यवाद। बच्चों तुमसे एक आग्रह है कि मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनो ध्यान से। कहानी सुनो और उसके बाद सवाल पूछूंगा। जैसे घर में कहानी सुनते हो ना, जो पत्थर फेंकेगा उसी से सबसे पहले आगे बैठा लूंगा और उसी से सवाल पूछूंगा, इसलिए पत्थर फेंकना पड़ेगा। पत्थर अब दूर फेंक दो, कहीं दूर फेंक दो, हटा दो। हटा दो, पत्थर को हाथ मत लगाओ। हाँ पत्थर को हाथ मत लगाओ। अच्छा वेरी गुड, सब लोग ताली बजाओ। एक अच्छा बच्चे ने एक अच्छी आदत सीखी। अब मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसके कहानी के बाद सवाल पूछूंगा तुमसे। दो चिड़िया थी, तोता मैना। तोता मैना देखा है? तोता देखा है? और कौन कौन सी चिड़िया देखी है? गौरैया देखी है? और कौन सी चिड़िया देखी है? और कोयल भी देखी है? कौवा देखा है? कोयल कब बोलती है? कोयल क्या बोलती है? कोई बच्चा बोल के बताए, कोयल कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? अरे हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला भाई? हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। कोयल की बोली किसने बोला है? उसके लिए ताली बजाओ। तो दो चिड़िया थी, तोता मैना, बहुत भूखी थी। तो भूख लगेगी तो क्या करेंगे? भूख में पानी पिएंगे कि खाना खाएंगे? तो पानी नहीं, उन्होंने खाना ढूंढना शुरू किया। चिड़िया का खाना क्या है? दाना। तो उन्होंने दाल का दाना ढूंढना शुरू किया, एक मिल गया। अब एक ही दाना मिला है, बेटा तुमको तो हम यहाँ बैठा लेंगे, अभी ये अपनी गोद में बैठा लेंगे, देखेंगे तो कैसे फेंकोगे। टीचर लोगों, आप जरा इस बच्चे को नियंत्रण करिए, अपने पास बैठा लीजिए इसको। तो दाना उन्होंने ढूंढा और दोनों को खाना है और एक ही दाना है, तो क्या करेंगे? उसको दो हिस्सों में तोड़ा। दाल जो भी, चाहे चना हो चाहे मटर हो, उसके कितने दाल होते हैं उसमें? देखा है? दो होते हैं। तो उसको तोड़ा तो दो हिस्सों में बंट गया। तो आधा आधा उसने, दोनों ने सोचा खा लेंगे, लेकिन कहाँ तोड़ा था? एक खूंटे में रगड़ा था। खूंटे में रगड़ने से दो हिस्से में बटा। आधा हिस्सा बाहर है और आधा खूंटे में कोई छेद वगैरह रहा होगा, उसमें फंस गया। जो बाहर वाला आधा है वो मैना लेके उड़ गई, और तोते का आधा हिस्सा है जो उसमें फंसा हुआ है। तो क्या करेगा तोता? कैसे निकालेगा? अपनी चोंच वगैरह से निकालने की बहुत कोशिश की, नहीं निकाल पाया। तो खूंटा चीरने के लिए किसी के पास उसको जाना है। कहाँ जाएगा खूंटा चिरवाने? गाँव में लकड़ी का काम कौन करता है? लकड़हारा करता है। वेरी गुड। और बढ़ई, बढ़ई का नाम सुना है? तो लकड़हारा या बढ़ई के पास वो गया तोता और कहा कि जैसा कि हमने अपने बस्ती ज़िले में गांव में सुना, तुमने हमारे यहाँ हो सकता है ये कहानी यहाँ की भाषा में हो, या अवधी यहाँ भी है, अवधी वहाँ भी है, कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी ले परदेस जाई। तुमको विश्वास नहीं होगा, तुमको यहाँ बैठे हुए देख के मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। हम भी तुम्हारी तरह पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। स्कूल में बिल्डिंग नहीं थी, तुम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हो, इतनी अच्छी बिल्डिंग प्रवीण जी ने बनवा ली है। हम तो दर्जा 5 तक बोरा झोरा भी अपना ले जाते थे और ज़मीन पे बैठ करके पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो अभी जो आपने कहा मौर्य जी ने, तकलीफ की को दवा मिल गई, वो उसी तकलीफ की दवा तो मैं ज़िंदगी भर से ढूंढ रहा हूँ और करने की कोशिश जितना मेरे बस में है उतना कर रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं उसी तकलीफ को ढूंढ रहा हूँ, भले ही चाहे जहाँ जहाँ की यात्राएं हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि वो बढ़ई के पास गया और बढ़ई से कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का पाई का खाई का पी का ले परदेस जाई। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें? तब वो राजा के पास जाता है
और राजा से कहता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल बा। पूरी बात बताता है क्योंकि समय कम है तो इसलिए पूरी कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा, संक्षेप में तुम्हें बताते बताते आगे बढ़ता चला जाऊंगा। राजा भी उसको डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटे। तब वो रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे। रानी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे, रानी भी डांटती है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें। तब वो सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी काटो या रानी डसो, पूरी बात बताता है। सांप भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम रानी को क्यों काटें। तब वो लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है या तालाब के पास जाता है, तालाब तालाब आग बुझाओ, तालाब भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम आग क्यों बुझाएं। अब वो हाथी के पास जाता है, हाथी देखा है तुमने, बहुत बड़ा होता है, वो सूंड से कितना पानी पी सकता है। तो इसीलिए हाथी के पास जाता है, कहता है कि हाथी हाथी नदी सोखो या तालाब सोख लो, क्योंकि वो आग नहीं बुझा रहा है, आग लाठी नहीं, ये पूरा कहानी बताता है। तो हाथी भी मना करता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम ये सब क्यों करें। अब वो रोता हुआ जा रहा है। उस तोते का रोना अगर तुम सुनोगे तो क्या करोगे। अगर तुम्हारे पास वो तोता रोता हुआ आए तो तुम क्या करोगे। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज, मजा आ गया। हम लोग सोच रहे थे कि बच्चों के बीच में क्या, तुम तो भविष्य में बहुत बड़े होने वाले हो। बहुत सही जवाब। अभी और ताली सबका जवाब अच्छा अच्छा आना चाहिए। तो उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी खुद आकर के उससे पूछती है कि तोते भैया क्यों रो रहे हो। तो तोता पूरी बात बताता है, ऐसा ऐसा हुआ और हम अपने खाने के लिए सबसे कह रहे थे कि निकाल दो, कोई निकाल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा चलो मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। तो चींटी क्या करेगी, चींटी का क्या खास बात है, क्या कर सकती है। चींटी की क्या आदत होती है, काटना। गुड। और रेंगना, रेंगती है ना चींटी, तो वो रेंगते हुए हाथी के सूंड में घुसने लगती, हाथी के सूंड में घुसने लगती। हाँ, वो जो लंबा वाला सूंड होता है, कभी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही तो मजा। वो घुसने से जब घुसने ही लगती है तो हाथी कहता है, गिड़ाने लगता है। जैसा हमने अपने कहानी में गांव में सुना, जब तुम्हारे इतने छोटे थे, तो हाथी कहता है सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लो। जब हमने अपने गाँव में भाषा में सुना कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लो। और जब हाथी नदी सोखने पहुंचता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है, लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है, और सांप रानी काटने या डसने को तैयार हो जाता है, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है, और राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, और उसको दाल का दाना मिल जाता है तोते को। तो अब तोते को दाल का दाना मिल गया, इस पर ताली तो होती है, ताली बजाओ जो। लेकिन अभी एक सवाल तुमसे पूछने जा रहे हैं। इस कहानी में इतने बड़े बड़े हैं और दाल का दाना तोते को मिल गया। अब ये बताओ कि इस कहानी में सबसे ताकतवर कौन है। यहाँ तुम चुप रहे। चींटी की ताकत की वजह से उसको दाल का दाना मिला है। पूरा रिवर्स कर दिए एकदम। सबसे ताकतवर कौन है। वेरी गुड, तुमने इतनी जोर से कहा कि मजा आ गया। एकदम सही जवाब, चींटी सबसे ताकतवर। अब दूसरा सवाल वो भी उतना ही है जरूरी, कि चींटी में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो सबसे ताकतवर है। काटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हैं? रेंगी, ठीक है, रेंगी तो सांप भी रेंगा, सांप भी रेंगता है। कैसे, ऐसी कौन सी खास बात चींटी में है जो और किसी में नहीं। तो अभी पूरा सही जवाब नहीं आया, कुछ और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था कि हमारे लिए ये कर दो प्लीज़, हमारे लिए ये कर दो, किसी ने कुछ नहीं किया। और चींटी ने खुद उसके रोने का आके कारण पूछा और उसके बाद जो उसके वश में था उतना किया। तो चींटी में ऐसा
क्या था कि जो इसने किया, चींटी में सबसे बड़ा गुण ये था कि उसने तोते के परेशानी को, दुख को अपनी परेशानी या दुख समझा और उसको दूर करने की कोशिश की। जो गुण इस बच्चे ने बताया कि उसको खाना देने की कोशिश, जब तुम उस तोते को अपना समझोगे तो उसको खाना खिलाने की कोशिश करोगे। तो वैसे ही उसने उसको अपना समझा, उसको प्रेम किया। अभी आपने कहा था कि प्रेम बढ़ाना है, तो उस चींटी को तोते से इतना प्रेम हुआ, इतनी संवेदना, इसको संवेदना कहते हैं, जब हम दूसरे की वेदना को, दूसरे के पीड़ा को, दूसरे के दर्द को अपना जैसा समझते हैं। पीड़ा या दर्द जानते हो ना, तो जब दूसरे के पीड़ा को अपने जैसा समझने लगते हैं तो ये होती है संवेदना। चींटी में इतनी संवेदना हुई कि उसने तोते के दर्द को अपना समझा और उसके जितना वश में है उतना किया। इसलिए चींटी सबसे ताकतवर है क्योंकि वह संवेदनशील है। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं, राजा, रानी, हाथी, आग, पानी, किसी में संवेदना नहीं हुई कि वो चींटी के दर्द को समझे या कुछ करे। लेकिन उस चींटी की संवेदना की वजह से पूरा सिस्टम जो काम नहीं कर रहा था वह काम करने लगा। एक चींटी की वजह से जो पूरा सिस्टम, जिसमें राजा, रानी ये सब हैं, वह काम नहीं कर रहे थे, वो काम करने लगे एक चींटी की संवेदना की वजह से। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? क्या, कौन सा और कौन से गुण के कारण? दूसरे के दुख को समझने की क्षमता के कारण, संवेदना के कारण, दूसरे के प्रेम के भावना रखने के कारण। इसलिए चींटी सब पर भारी हुई। अब किसी बच्चे ने कहा था चींटी सबसे छोटी होती है। किसने कहा था? पीछे से किसी ने कहा था चींटी से। मैंने पूछा क्या गुण है, तो उसने कहा, तुमने किसी ने कहा था सबसे छोटी, कहा था ना किसी ने। वो भी सही है, उस सही का भी अब मुझे उदाहरण देना है तुमको। किसने कहा था सबसे छोटी? बहुत अच्छा कहा था भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं बता, मतलब उठ नहीं पा रहे हो या संकोच कर रहे हो, लेकिन उसका जवाब इस मामले में सही है कि तुम में सबसे, हम सब में सबसे छोटा यहाँ कौन है? तुम सब हो। तो तुम ही सब वो चींटी हो। और अगर तुम में संवेदना आ जाए तो तुम हम सब से बहुत भारी हो। इसी बात को सब बदल दोगे। यही बताने के लिए ये कहानी मैं कह रहा हूँ। यहाँ सबसे ताकतवर तुम हो। तुम लोग बीज हो, हम लोग पेड़ हो गए हैं, और हर बीज में हर पेड़ से बड़ा होने की संभावना है। इस बात को तुम्हें ले करके चलना है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के कितनी बार गया, लेकिन यहाँ आकर मुझे वही खुशी होती है जो शांति निकेतन में हुई थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है। और मुझे भविष्य का शांति निकेतन दिख रहा है प्रवीण जी को। मैंने तो हमेशा इनकरेज किया, मैंने कभी डिस्करेज नहीं किया, और हमेशा साथ रहूँगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो तुम बीज हो। मैं तुम्हारे तरह 3 छोटे छोटे पौधे लाया हूँ चंदन के। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे वैसे वो चंदन के पेड़ भी बढ़ेंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये या तो शांति निकेतन बनेगा या विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन यह हिंदुस्तान और दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। और ये असंभव नहीं है। एक टीचर का उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा। प्रवीण जी हो सकता है आप जानते हो, आप लोग शिक्षा में जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, तोतो चांद किताब नाम सुना होगा। तोतो चांद, जापान की एक बच्ची ने अपने टीचर की कहानी लिखी। और यह किताब मुझे इतनी अच्छी लगती है, दुनिया में सबसे ज़रूरी किताब, और ख़ास करके शिक्षा के लिए उससे अच्छी किताब नहीं है। मैंने जितना अपनी किताबें बांटी होंगी उससे कई गुना मैंने ये किताब जहाँ जहाँ जब मुझे मिली बांटा। और किताब का कंटेंट ये है, देखिए सामने देखो। अभी फिर से तुमसे सवाल पूछूंगा। एक टीचर है, जैसे तुम्हें टीचर लोग पढ़ाती हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाएं तो तुम उनके लिए किताब लिख दो, उनके बारे में किताब लिख दो। ऐसे ही तुम्हारे जैसे किसी बच्चे ने अपने टीचर के बारे में किताब लिखी है। और वो टीचर कैसा है? समाज में जितने रिजेक्टेड बच्चे हैं, जिनको दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, या जिसके माँ बाप गरीब हैं, या दूसरे स्कूल से शैतानियों की वजह से निकाल दिए गए,
तुम भी अगर ज़्यादा शैतानी करोगी तो हो सकता है कोई निकाल दे और दूसरा स्कूल, लेकिन प्रवीण जी नहीं निकालेंगे। वो चाहेंगे कि तुम शैतानी भूल जाओ और यहीं रहो और खूब अच्छा पढ़ो। तो बहुत सारे स्कूल निकाल देते हैं, तुम जैसे यहाँ पत्थर उत्थर फेंक रहे हो, बहुत स्कूल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं निकाला जाएगा। यहाँ समझाया जाएगा, बदला जाएगा। या जो बच्चे विकलांग हैं, जिनके कोई अंग नहीं है या जो ऐसे, वो सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है, जिनको और दूसरे स्कूल किसी तरह से पढ़ाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, यह इतिहास है, यह सच्चा किस्सा है कि उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे जापान के सबसे ऊंचे ऊंचे जगहों पे पहुंचते हैं। एक भी बच्चा फेल नहीं होता है, कम नहीं रहता है, सब के सब एक्सेल करते हैं। तो यह स्कूल की खाबी मतलब खूबी होनी चाहिए कि तुम में कोई ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर ने विलक्षण गुण दे के न पैदा किया। उस गुण को पहचानना, उसी दिशा में तुमको आगे ले जाना। और जैसे मैंने कहा कि तुम बीज हो और हर बीज को अब तक हुए सारे बीजों वृक्षों से बड़ा होने की संभावना है। तो यहाँ तक तो मैं तुम लोगों के लिए विशेष बात कह रहा था, लेकिन एक दधीची कविता है मेरी जो मैं आज दीदी दुबे साहब ने जिक्र किया, तो उसके संदर्भ में उसको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम भी सुनोगे तो तुमको मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे समझ में ना आए। अगर तुम उतना बड़ा वो संस्कृत का अध्याय सुना सकते हो तो अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो कविता तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नहीं होगी। ध्यान से सुनो बच्चों, सुनो, हर बच्चा सुने, मज़ा आएगा। पूरा नहीं तो थोड़ा सा हो सकता कम, लेकिन मज़ा आएगा। और ये कविता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। मैसूर का नाम सुना होगा, कर्नाटक में। और दधीच की हड्डियों का, दधीच का वज्र का नाम सुना होगा। जब देव असुर का संग्राम हुआ तो ये हुआ कि अगर दधीच की हड्डियों से लड़ाई होगी तभी जीतेंगे देवता। तो उन्होंने, देवताओं के राजा इंद्र ने दधीच से हड्डियाँ मांगी और दधीच ने दे दी। यहीं से कहानी शुरू होती है, आधुनिक संदर्भों में जोड़ते हुए दुबे साहब। दधीच, अब कभी तुम अपनी हड्डियाँ इंद्र जैसे देवता को मत दे देना। दधीच, अब कभी तुम अपनी हड्डियाँ इंद्र जैसे देवता को मत दे देना। अगर लड़ाई बहुत ज़रूरी मुद्दे को लेकर हो और बिना तुम्हारी हड्डियों के वज्र के काम ना चले तो अपने ही एक हाथ की हड्डियों का वज्र बनाना और दूसरे हाथ में उसे लेकर स्वयं टूट पड़ना। अगर मुद्दे आपके हैं, संसाधन आपके हैं, तो लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी। कोई और कुछ भी कहे लेकिन आपकी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा। और कम से कम अगर लड़ाई न भी रहे तो चुप क्यों ना रहे। दधीच, तुम्हारी हड्डियों से देवासुर संग्राम हुआ, कोई जीता ही होगा, कोई हारा ही होगा, लेकिन आम आदमी पर क्या फर्क पड़ा। हाँ, एक परंपरा जरूर कायम हो गई कि आम आदमी की हड्डियों पर देवताओं का अधिकार है। हाँ, एक परंपरा जरूर कायम हो गई कि आम आदमी की हड्डियों पर देवताओं का अधिकार हो गया। अब जिस भी देवता को जिस किसी की भी हड्डियों की ज़रूरत होती है, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी दुहाई देकर ले लेता है। तुम शोषण के खिलाफ चुप रहने के तो दोषी हो ही, एक गलत परंपरा डालने के भी दोषी हो। आज भी तमाम सारे देवता, बच्चों सावधान रहना है, आँख खोल कर रहना है। आज भी तमाम सारे देवता हमारी ही हड्डियों से लड़ना चाहते हैं युद्ध। कोई देवता अपनी हड्डियों से नहीं लड़ता, कोई देवता अपनी हड्डियों से नहीं लड़ता। क्या अब परिभाषा बदलने का समय आ गया है? क्या जो दूसरों की हड्डियों के सहारे लड़ता है युद्ध, या जो दूसरों की हड्डियों को लगाता है दांव पर, भले ही वज्र या कोई और भी अच्छा सा सुंदर सा नाम देकर, वही देवता है? कभी कभी तो लगता है कि दधीच, तुमने केवल अपनी ही हड्डियां नहीं दी, बल्कि भविष्य के अपने सभी वंशजों की भी हड्डियां दे डाली। इसीलिए आज तुम्हारे वंशज लिजलिजिज स्पाइनलेस हो गए हैं और अब वे संग्रामों महाभारतों के मोहरे बन गए हैं, और वे स्वयं अब अपना संग्राम, अपने अस्तित्व का संग्राम नहीं लड़ पाए। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ दधीच कि तुम्हारी हड्डियां एक झटके में ही ले ली गई। आज अनगिनत दधीच हैं जिनकी हड्डियां तिल तिल कर ली जा रही हैं, चूसी जा रही हैं, न जाने कौन सा वज्र बनाने के लिए, और उनसे पूछा भी नहीं जाता। हड्डियां ली जा रही हैं लेकिन पूछा भी नहीं जाता। छोड़
छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि कविता लंबी है। दधीच दधीच तुम्हारी मूर्ति किसी भी चौराहे पर या मंदिर में नहीं लगी। दधीच तुम्हारी मूर्ति कभी किसी चौराहे पर या मंदिर में नहीं लगी। मूर्तियाँ तो देवताओं की लगती है। जो हड्डियाँ लेता है मूर्तियाँ उसी की लगती हैं। जो हड्डियाँ देता है उसकी मूर्तियाँ नहीं लगाती। जो हड्डियाँ देता है उसकी मूर्तियाँ नहीं लगा करती। लेकिन एक न एक दिन सभी राज खुलते हैं, मूर्तियाँ पलटी जाती हैं, धराशायी होती हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं इतिहास में। यह भी सुना गया कि किसी ने अपने शरीर का टुकड़ा दान दिया, किसी ने अपने बच्चे के शरीर का टुकड़ा दान दिया और किसी ने दान दिया अपने बच्चे को ही। लेकिन बाद में पता चला, हर धर्म में है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो केवल परीक्षा थी। बाद में सब सशरीर वापस हो गए। दधीच जी, कहीं तुम्हें भी भ्रम तो नहीं हो रहा था कि इंद्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? दधीच जी, हड्डियों का वज्र बनाने का आधार कभी आवेग, उत्तेजना, निराशा या श्रद्धा को मत बनाना। हमेशा न्याय और विवेक को ही आधार बनाना। हमेशा सत्य, न्याय और विवेक को ही आधार बनाना। मैं छोड़ते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको तो मैं विस्तार से भेज दूंगा। अब आखिरी पैराग्राफ पे आ जाते हैं। और सीतापुर के पास दधीच कुंड है, उसका संदर्भ लेते हुए आखिरी स्टैंजा, जिसमें कोर मैसेज है इस कविता का। कहा जाता है कि इंद्र ने तुमसे जब मांगी हड्डियाँ तो दधीच तुमने शर्त रखी कि तुम हड्डियाँ के देने के पहले पीना चाहते हो विश्व की सारी, दुनिया की सारी नदियों समुद्रों का जल। तो इंद्र ने कहा, ये जो तुम्हारे सामने कुंड है, जिसे आप दधीच कुंड कहते हैं, उसी में लाए देता हूँ संपूर्ण पृथ्वी के सारे जलाशयों का जल। तुम्हें सोचने समझने का मौका भी न दिया और मेरे भोले दधीच, तुमने सहज विश्वास कर लिया उस छली इंद्र पर और उसी कुंड का जल पीकर मान लिया कि हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी और तुमने दे दी इंद्र को अपनी हड्डियाँ। क्या पता उस कुंड में सभी जलाशयों का जल इंद्र लाए भी थे या नहीं। आखिरी लाइनें हैं, अब भविष्य में कोई तुम्हारी हड्डियाँ मांगे तो खूब सोच विचार करना। दुनिया के सभी जलाशयों का जल स्वयं ही जाकर ग्रहण करना, ताकि समय मिल सके जानने पहचानने का, सोचने विचारने का। और आखिरी लाइन, अगर जो पहले भी आई है, अगर संग्राम बहुत ज़रूरी मुद्दे को लेकर हो और बिना तुम्हारी हड्डियों के वज्र के काम न चले, तो अपने ही एक हाथ की हड्डियों का वज्र बनाना और दूसरे हाथ में उसे लेकर स्वयं टूट पड़ना। शोषकों पर, आतताइयों पर, अन्यायियों पर, पर्यावरण विनाशकों पर, और अगर ज़रूरत पड़े तो टूट पड़ना बेवजह हड्डियाँ मांगने वालों पर। और अगर ज़रूरत पड़े तो टूट पड़ना बेवजह हड्डियाँ मांगने वालों पर। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हर बच्चे को कि वो खूब आगे बढ़े और हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ आते रहेंगे और प्रवीण जी को उत्साह भी देते रहेंगे और तुम्हारे साथ बैठ करके बातचीत करते रहेंगे। अगली बार अब इतनी लंबी कविता नहीं सुनाएंगे, नहीं तुम फैसला कर लोगे कि अगली बार हम टूट पड़ेंगे लंबी कविता सुनाने वालों पर भी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने चिड़ियों की चर्चा करते करते हमें भी पंख लगा दिया। और जितना आपने विश्वविद्यालय और शांति निकेतन की बात कर दी, कल्पना तो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी मैं डिग्री चर्चा कर रहा था कि हमें अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग है, हमें पूरा फोकस बच्चियों पे करना है कि इनके लिए मैं एक बोर्डिंग और 30 बच्चियों का वह सेक्शन रहेगा, इंटरमीडिएट बच्चियों का, और मैं अपने घर पे ही उनका हॉस्टल बनाऊँगा जो हमारी कस्टडी में रहें। गार्जियन को ये लगे कि हमारी बच्चियाँ जहाँ जा रही हैं बहुत सुरक्षित हैं, वो हमारे घर जैसी बच्चियाँ, हमारी टीचर्स भी हैं, हमें लगता है कि हमारी सब बेटियाँ खड़ी हैं। तो सर, ये कविता जो
चींटी वाली बात करते हैं, तो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, जब मैं करप्शन के विरुद्ध बात करता हूँ तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। तो मैं कहा मिश्रा जी आप अकेले क्या कर लेंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था है। तो मैं सबको वही चींटी वाली कहानी सुनाता हूँ कि मैं चींटी हूँ और मैं सुधार के ही मानूंगा। और ये जितनी चीटियां जी सर, अब अगली कविता यही होगी, अब मैं चींटियों की फौज बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं बार बार आपको बुलाऊंगा, ये आपका घर है, और मैं अगर न बुलाऊं तो आपको स्वतः भी आना पड़ेगा जिससे वो बार बार रिमाइंड करते रहें कि नहीं इस बार नहीं बुला, इतना समय हो गया। तो आपका सर स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 4 साल से आप कह रहे हैं यहाँ आना है। जी